नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज एक बड़ी घटना, बड़ा फैसला हिमाचल हाईकोर्ट का आया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर जब ये फैसले की प्रोनाउंसमेंट 4 बजे हुई थी हिमाचल हाईकोर्ट के गेट से, हमने एक लाइव आपको दिखाया था कि इस जजमेंट पर क्या क्या चीज़ें प्रोनाउंस अंदर की गई हैं। और उस वक्त भी लाइव में मैंने आपको बताया था कि जो डिवीज़न बेंच है उसमें जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने प्रोनाउंसमेंट के लिए 1 मिनट का भी वक्त पूरा नहीं लिया, क्योंकि 3 पॉइंट उन्होंने बताए उस प्रोनाउंसमेंट में और साथ में ये कहा कि जो विस्तृत जजमेंट है वो साथ में आ रही है और उस जजमेंट के अनुसार फिर अगली चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन जो प्रोनाउंसमेंट की थी वो हमने जो पहले लाइव हुआ था उसमें आपको बताया था। लेकिन उसके बाद जजमेंट आ गई है। 33 पेज की इस जजमेंट के कारण 6 सीपीएस की सदस्यता पर कैसे खतरा मंडरा गया है, ये हम आज आपको बताएंगे इस बुलेटिन के जरिए। और आज क्योंकि इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती जो राज्य सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हो। आप देखिए, इस एक जजमेंट में 2 कानूनों को क्वैश किया गया है। एक तरह से कानून 1 क्वैश किया है और दूसरे कानून का जो एक प्रावधान है जिससे सीपीएस के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से प्रोटेक्शन दी गई थी, उस प्रोटेक्शन को भी उड़ा दिया गया है। तो मतलब ये हुआ कि इस जजमेंट के भविष्य में भी बहुत इफेक्ट अब होने वाले हैं। और इस जजमेंट पर आज क्या क्या हुआ है, राज्य सरकार ने क्या डिसाइड किया है, क्या हिमाचल सरकार को पहले ये आभास था कि ये जजमेंट जो है वो एडवर्स आ सकती है। जजमेंट जब सुनाई गई उस टाइम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे पर निकल गए थे। कल वो वापस आएंगे, उसके बाद अगली जो रणनीति है उस हिसाब से आगे होगा। लेकिन आज के बुलेटिन में 2-3 तरह की चीज़ों पे हम बात करेंगे इस जजमेंट को देखते हुए। पहले ये कि राज्य सरकार को किस तरह से इस जजमेंट से झटका लगा है और कौन से तर्क सरकार की तरफ से इस नियुक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए थे कोर्ट में। दूसरी बात करेंगे कि सदस्यता कैसे इन 6 सीपीएस की खतरे में आ सकती है, जजमेंट क्या इंगित कर रही है, कौन कौन से शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट लड़ाई ये क्यों जाएगी और इस तरह के मामले में मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या रहता है। चौथी बात करेंगे जजमेंट के जो मेन पॉइंट हैं, जो जिसके बिना पर आगे ये केस अब लड़ा जाएगा और इसके क्या क्या इम्पैक्ट राज्य सरकार की वर्किंग पर आगे आने वाले हैं पॉलिटिकली और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हैं वो भी। एक ये भी बात करेंगे कि कौन 2 कानून इस नियुक्ति को नहीं बचा पाए जो आज की जजमेंट है उसमें। फिर बात करेंगे कि जो एडवोकेट जनरल ने जो आज दावा किया है इस जजमेंट के बाद कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है सरकार का और किस किस तरह की अभी भी एक विंडो सरकार के पास अवेलेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इससे पहले जब क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव में हुई, उस क्रॉस वोटिंग के बाद स्पीकर के पद की पावर देख चुके हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी। लेकिन इस जजमेंट के बाद अब कैसे गवर्नर की पावर डिस्प्ले पे आने वाली है, मतलब गवर्नर के हाथ में गेम किस तरह से जा सकती है, वो हम आगे फ्यूचर में देखने वाले हैं अब इसके बाद। और वो रीज़न क्या है वो मैं आपको रीज़न भी आज बताऊंगा। साथ में बात करेंगे प्रतिक्रिया की, जहां पर राज्य सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसी तरह से बीजेपी ने क्या डिसाइड किया है जो केस में पार्टी थे। तो जयराम और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, उन्होंने क्या कहा है आज वो बात करेंगे। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे की बात करेंगे। भाजपा नेता जो महाराष्ट्र चुनाव में हिमाचल के नेता कूद गए हैं वो क्या कर रहे हैं वो बात करेंगे। फिर इस बुलेटिन का ही एक हिस्सा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हालांकि पीसीसी अब है नहीं लेकिन प्रेसिडेंट जरूर हैं, और उनकी जो एक मीटिंग है जिसका इंतजार कांग्रेस का नया संगठन बनाने को लेकर हो रहा है, उसकी भी बात इस बुलेटिन में करेंगे। फिर साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे सामने आया है वो है फ्री बिजली को लेकर। फ्री बिजली को लेकर एक पावर टैरिफ को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है और एक फ्री बिजली जो 125 यूनिट है वो क्या इस महीने या अगले महीने बंद होगी या नहीं, इसको लेकर भी एक अपडेट करेंगे और मौसम की भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम कोर सब्जेक्ट पर जाएं जो आज सीपीएस की जजमेंट का मामला है, पहले बात कर लेते हैं बाकी विषयों की। वैसे 2-3 विषय ही बाकी हैं, बाकी सारा जो आज का बुलेटिन है वो पूरी तरह से जो सीपीएस की नियुक्ति है उससे रिलेटेड है और इस पर आई जजमेंट से रिलेटेड है।
देखिए, मौसम को लेकर अगर हम बात करें तो पिछला लंबा समय हमारा ड्राई स्पेल में गया है, जहां पर जो फसल है वो बारिश पर निर्भर है हिमाचल में, वहां जो अगली फसल की बिजाई है वो भी रुकी हुई है। और अब जो ये सूखा है इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग फील्ड में, चाहे बागवानी है, कृषि है, हर जगह देखा जा रहा है। और साथ में जो वाटर सप्लाई या फिर सिंचाई की योजनाएं हैं उन पर भी दिख रहा है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो है कि अगली बारिश को लेकर जो प्रेडिक्शन क्या है और अभी मौसम विभाग क्या कहता है। देखिए, मौसम विभाग की देखें तो 2 दिन के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। 15 और 16 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है, ऐसे प्रेडिक्शन है। 3 जिले मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिन भी ये रहेगा, इसीलिए वाहन चालकों को, खासकर रात के समय ट्रैवल करने वालों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मौसम की अपडेट थी। मौसम की अपडेट के साथ एक अलर्ट जो मैसेज है पूरे प्रदेश के लिए वो ये कि चोरियों के मामले आजकल बहुत आ रहे हैं पूरे प्रदेश में। मंडी जिला में 2 जगह ये चोरियों के मामले पिछले हफ्ते आए थे। आज पंडोह में जो बीती रात 3 घरों में एक साथ चोरी हुई है और इसी तरह के मामले बार बार अलग अलग जगह दिख रहे हैं, जैसे एक रैकेट काम कर रहा हो। तो लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है आजकल, खासकर जिस तरह के, क्योंकि ये रैकेट कई बार लोकल होता है, कई बार एक नेटवर्क होता है पूरा जो ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह की चोरियों को अंजाम देता है। अब अगली बात करेंगे जो फ्री बिजली को लेकर मीटिंग है। देखिए, फ्री बिजली को लेकर 2 तरह की चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री प्रदेश में मिल रही है, जिसको राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया है बाद में, वो इस महीने भी लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं की KYC कंप्लीट नहीं हो पाई। डाटा कलेक्ट होने के बाद ये लागू होगी DBT योजना, और भविष्य में 1 ही मीटर पर सरकार ये 125 यूनिट देगी, ये फैसला है। लेकिन इस फैसले को इसलिए लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि जो KYC की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब अगली बात जो बिजली को लेकर है वो है कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जो बिजली टैरिफ को लेकर की है। आज मुख्य अभियंताओं के साथ राजेश धर्माणी, जो कैबिनेट सब कमेटी एक बिजली बोर्ड को लेकर बनाई गई है, उसने ये बैठक की है और बिना सब्सिडी सस्ती बिजली देना चाहती है सरकार, और इसको लेकर ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में आज कुछ फीडबैक दिया गया है और उसके बाद ये कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट देगी राज्य सरकार को, फिर कैबिनेट इसमें अंतिम फैसला लेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस के संगठन की। देखिए, PCC को भंग कर दिया गया था, अब सिर्फ PCC प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह हैं, बाकी नीचे कोई बॉडी है नहीं। बॉडी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में बैठक होनी है। बहुत जल्दी ये बैठक अपेक्षित है और इस बैठक के होने के बाद ये पता चलेगा कि नई जो बॉडी है वो किस तरह से बनेगी, किस तरह से होगी। प्रतिभा सिंह ने अपने लेवल पर अलग अलग तरह से वार्ता, जो कांग्रेस के लोग हैं सीनियर, उनसे बातचीत कर रही हैं। उसके बाद नाम सुझाए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के गठन की बात हो रही है और इसीलिए अब इसी चुनाव के जो आखिरी चरण होगा उसके आसपास मुख्यमंत्री और PCC प्रेसिडेंट के बीच में बैठक होनी है। प्रतिभा सिंह पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि नई बॉडी ज़्यादा विस्तारित नहीं बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसीलिए देखना ये होगा कि जो वर्किंग प्रेसिडेंट पहले बना दिए गए थे, क्या और वर्किंग प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आप देखिए, CPS 6 तो यही अब सरकार के पद से मुक्त हो गए, तो क्या इनको संगठन की दावेदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी, कई तरह की बातें आगे खुल के आएंगी। ना सिर्फ ये आएगी बल्कि कांग्रेस के सरकार में जो एक कैबिनेट मंत्री का पद खाली है उसको लेकर भी आगे बात अभी होगी। अब बात करते हैं जो बीजेपी के नेता महाराष्ट्र गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले गए थे, ज्वाइंट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की DK शिव कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस के पास 3 ही स्टेट है, चौथा स्टेट जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहाँ पे बहुमत जो है वो ऑलरेडी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गया था। लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 2 मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र में जाके। उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बात कही उसको काउंटर करने के लिए भाजपा ने हिमाचल से अनुराग ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर को बुला लिया। सबसे पहले अनुराग ठाकुर गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंटर किया।
आज डॉक्टर बिंदल गए हैं, इन्होंने नागपुर में संबोधित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और अब इसके बाद अगला नंबर जयराम ठाकुर का है। वो भी वहां पर जो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और मीडिया को ब्रीफ करने के बाद ये बताएंगे कि हिमाचल की असलियत क्या है और जो कांग्रेस का गारंटी मॉडल है वो गारंटी मॉडल किस तरह से चल रहा है, ये बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा चले गए हैं और कांगड़ा जाने का मुख्य मकसद यह है कि जो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप जिसको कहिए कि कांगड़ा को उन्होंने टूरिज्म कैपिटल बना रखा है और कांगड़ा एयरपोर्ट का जो विस्तार है वो उनका अपना प्रोजेक्ट है एक तरह से, उसको लेकर काफ़ी मुख्यमंत्री खुद सीरियस रहते हैं। अब वहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा का जो मुआवजा है वो प्रभावितों को आवंटित करने की अपडेट ताज़ा आई थी, और उसके बाद अब कितना काम हुआ और कितना बाकी है उसके रिव्यू के लिए मुख्यमंत्री गए हैं। कल वापसी होगी और उसके बाद जो शिमला की एक्टिविटी है, क्योंकि 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी है, तो अगला पूरा हफ्ता अब एक्टिविटी वाला रहने वाला है, खासकर सीपीएस का फैसला आने के बाद। तो ये बात अब आगे करेंगे। अब पूरी तरह से जो आज चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को लेकर जजमेंट आई है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो हाइप क्रिएट हुई थी जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट को लेकर, देखिए करीब 4 महीने पहले जजमेंट रिजर्व हुई और जजमेंट रिजर्व होने के बाद ये इंतजार लंबा था। इस इंतजार में कई तरह की अटकलें चलती रही, चाहे वो बीजेपी का पक्ष हो जो इसमें पार्टी था, चाहे जो पटिशनर थे ऑलरेडी पहले कल्पना देवी वाला जो एक ऑलरेडी पटिशंस थी वो, चाहे जो सरकार का एक मत रहता है जब सचिवालय की चर्चा जब सीपीएस को लेकर होती थी वो भी। लेकिन जब कल सडनली ये मामला प्रोनाउंसमेंट को लेकर आया तो फिर एकदम फिर से एक्टिविटी होगी और आज कोर्ट नंबर 2 में 6th फ्लोर पर हाई कोर्ट में कमरा पूरा भरा हुआ था जब ये 4 बजे प्रोनाउंसमेंट के लिए डिवीजन बेंच ने बैठना था। इस केस की सुनवाई के दौरान ये मामला कई जगह गया है, बीच में चीफ जस्टिस जो इससे पहले थे, उससे पहले जो रामचंद्र राव थे उनके पास भी आया, फिर एक बार तरलोक सिंह चौहान के कोर्ट में भी गया, 2 बार ये मामला चेंज होके बिपिन चंद्र नेगी और विवेक सिंह ठाकुर के डिवीजन बेंच में गया और फाइनली उन्होंने आर्गूमेंट कंप्लीट किए, जजमेंट रिजर्व हुई। आज प्रोनाउंसमेंट भी उनकी तरफ से थी, जजमेंट लिखवाई गई बिपिन चंद्र नेगी की ओर से और उन्होंने ही आज प्रोनाउंस भी किया। जैसे ही वो पहुंचने के बाद 1 मिनट भी नहीं लिया प्रोनाउंसमेंट के लिए और ये कहा कि 2006 का जो एक्ट था उसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है और चीफ सेक्रेटरी को कहा जा रहा है कि इनको दी जा रही सुविधाओं को इमीडिएट विड्रॉ किया जाए और जो जजमेंट है वो बेस्ड है जो असम का ऑलरेडी जो एक जजमेंट थी विप्लांशु रॉय वाली, उसके आधार पर ये जजमेंट आई है। ये सारी चीज़ें उसमें कही गई। 1 मिनट में उन्होंने बात खत्म कर दी। जो दोनों पक्षों के वकील थे वो खड़े होकर उन्होंने उस बात को जो भी एक दो क्वेश्चन होते हैं वो किया और उसके बाद ये प्रोनाउंसमेंट हो गई और अगले जो मैटर्स हैं वो कोर्ट ने लेना शुरू कर दिए। तो इतनी की बात हुई, उसके बाद बाहर आ गए और उसके इमीडिएट आफ्टर मुझे लगता है बड़ा कम समय लिया है और उसके बाद 33 पेज की जजमेंट बाहर आ गई है। उस जजमेंट में क्या कहा गया है, देखिए पहले मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दूं क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो फिर बाद में भी इसकी जो क्वेरी है वो तब तक कॉपी भी आगे सर्कुलेट हो जाएगी तो उस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने भाजपा नेताओं और एक अधिवक्ता कल्पना देवी द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं अधिनियम 2006 को खारिज कर दिया, इस एक्ट को ही उड़ा दिया है। 33 पन्नों के इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्य संसदीय सचिव नियुक्ति, ये जो अधिनियम 2006 को राज्य विधानसभा की विधायी शक्ति से परे होने के कारण रद्द किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर के पास इस एक्ट को बनाने की पावर ही नहीं थी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है देखिए, 2005 में वीरभद्र सिंह सरकार के समय जो सीपीएस थे जिनको
हिमाचल हाई कोर्ट ने हटा दिया था, उस वक्त जजमेंट ये आई थी कि प्रेजेंटली जो टाइम हुआ है इस वक्त सीपीएस जहां भी है उसको उनको गाड़ी से उतारकर गाड़ी वापस जीएडी में जमा करवाई जाए, ये ऑर्डर उस वक्त दिए गए थे। हालांकि वो ऑर्डर इस एक्ट की मेरिट या इस तरह की मेरिट पे नहीं थे, वो एक टेक्निकल एरर में थे क्योंकि अपॉइंट कर दिए थे, पोस्ट बाद में क्रिएट हुई थी और इसीलिए उनको पदों से हटा दिया था। 2005 की वो जजमेंट थी, 2006 में ये एक्ट बना, 2007 जनवरी में लागू हो गया, जिसके आधार पर अब वर्तमान सरकार ने ये नियुक्तियां की हैं। अब देखिए इसको रद्द कर दिया है। इसके बाद कहा कि कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि विवादित अधिनियम जो ये 2006 का रद्द किया गया है, विवादित अधिनियम आरंभ से ही अमान्य है, इसीलिए सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने आरंभ से ही सार्वजनिक पद पर अतिक्रमण किया है, इसीलिए उनकी अवैध और असंवैधानिक नियुक्ति के आधार पर उनका पद पर बने रहना कानूनन पूरी तरह से अनुचित है। अतः अब वे सभी परिणामों सहित मुख्य संसदीय सचिवों के पद पर नहीं रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि फैसले की प्रति तत्काल मुख्य सचिव और अन्य संबंधित को प्रेषित कर दी जाए और इसका तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने आगे एक और बात कही है जिसको लेकर आपको सुनना चाहिए, और वो है जो गवर्नर का इसमें क्षेत्राधिकार जो आएगा उसको लेकर, वो भी हम आपको बता दें। जिन लोगों के पास जजमेंट है वो पैरा नंबर 50 और 51 इसमें ज़रूर पढ़ें, और उस पैरा में क्या कहा गया है देखिए। अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू सच अपॉइंटमेंट to the office of chief parliamentary secretaries or parliamentary secretaries as per section 3D of Himachal Pradesh Legislative Assembly members removal of disqualification act 1971। अब आप देखिए ये जो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1971 क्या है, ये एक्ट वो है, इस एक्ट के 3D में राज्य सरकार जिस पद को डाल देती है उस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माना जाता। तो 1971 के इस एक्ट में बाद में अमेंडमेंट के जरिए सीपीएस और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पद को ऐड कर दिया गया था। इस कारण राज्य सरकार ये तर्क दे रही थी कि इसमें ऐड कर होने के कारण ये दो चीजों पर डिफेंड किया था इस मामले को, इन नियुक्तियों को। पहला ये कि जो असम की जजमेंट है विप्लांशु रॉय वाली, वो हिमाचल सरकार की नियुक्तियों पर लागू नहीं होती क्योंकि असम के जो सीपीएस हैं वो कैबिनेट रैंक की तरह थे, हिमाचल के जो सीपीएस हैं वो कैबिनेट के बराबर नहीं हैं, वो फाइलें साइन नहीं करते, वो विभाग नहीं देखते, मंत्रालय नहीं देखते और फाइल पर ऑर्डर नहीं करते। जबकि जो मंत्रियों की जो शिकायत थी हिमाचल यहाँ सचिवालय में भी, उसमें फाइलें सीपीएस के थ्रू रूट हो रही थी और सीपीएस के थ्रू ही सीपीएस फाइलों पर लिख भी रहे थे। ये बात अलग है कि जजमेंट नहीं थी, लेकिन वो फाइल को डील कर रहे थे। ये एक सेट प्रोसीजर था, हाई कोर्ट के नॉलेज में भी था और केस के दौरान जब बहस हुई तो उस दौरान भी रिकॉर्ड पर आया था। अब 1971 का इफेक्ट क्या है ये समझने वाली बात है। जो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की 3D है उससे कहा हाई कोर्ट ने कि ये जो 1971 का 3D है इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी असंवैधानिक और अवैध है, जिसमें सीपीएस को वहां पर डाल दिया गया था। Thus, claim of such protection, इस प्रोटेक्शन का क्लेम अंडर अबव रेफर्ड सेक्शन 3D इज अनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब आप इसके कॉन्सिक्वेंशियल प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। अगर वो इलीगल हो गया तो आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये आ जाएंगे इस जजमेंट के बाद। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, ये आगे जजमेंट कहती है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एंड लीगल इम्प्लीकेशन वेयर ऑफ शैल फॉलो फोर्थ विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसके जो नेचुरल प्रमाण आगे परिणाम हैं वो भी इन विधायकों को झेलने होंगे। ये जजमेंट में ही कहा गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द स्टेट एंड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अदर रिस्पोंडेंट are directed to convey, transmit the information
of passing of this judgment, which is available on website of High Court, forthwith to enable the Chief Secretary of Government of Himachal Pradesh and all concerned for its immediate implementation. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh as well as other concerned shall ensure implementation of this judgment in letter and spirit forthwith. Petitions are allowed in aforesaid terms along with pending application if any. ये जजमेंट अब हो गई। अब इस जजमेंट के बाद आपको इसकी इम्प्लीकेशन जो हमें क्योंकि देखिए अभी अभी जो कुछ महीने पहले स्पीकर की पावर हमने देखी है, मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में हिमाचल में, शिमला में खासकर मीडिया के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल नया था क्रॉस वोटिंग के बाद, और जो हाउस के अंदर जो प्रोसीडिंग है उससे रिलेटेड जो स्पीकर्स के पास पावर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब आप देखेंगे कि अगली पावर अब किस में इसमें दिखने वाली हैं। उन दोनों चीज़ों की अब बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति कोर्ट के पास है ही नहीं, ये पहली बात समझने की है। और इसीलिए आज की जजमेंट जो है कोर्ट की वो सिर्फ लिमिटेड है जो सीपीएस की पद की नियुक्ति है उसको लेकर, और दूसरी क्योंकि बहस में ये मामला आया था जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, तो उस चीज़ को भी कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो शक्ति कोर्ट के पास नहीं थी उसके बारे में कोर्ट आगे जा भी नहीं सकता था, लेकिन उस शक्ति किसके पास है? जब अगर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें इन्वोक करना हो तो पावर किसके पास है? वो पावर है गवर्नर के पास। जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल जो है 102(1) वो सांसद को लेकर है डिस्क्वालिफिकेशन का, और आर्टिकल 191(1) जो है वो एमएलए को लेकर है। और एमएलए को लेकर जो आर्टिकल है वो डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये कहता है कि अगर एमएलए डिस्क्वालीफाई हुआ है होना है एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो उसके बारे में फैसला लेगा स्पीकर। ये हमने अभी कुछ महीने पहले ही देखी है स्पीकर की पावर। लेकिन अदर देन एंटी डिफेक्शन लॉ अगर एमएलए डिस्क्वालीफाई करना हो तो गवर्नर्स डिसीजन इज फाइनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। तो इसीलिए ये पूरा मामला अब गवर्नर तक जा सकता है, लेकिन डिसाइड करेगी इसमें जो पिटिशनर्स हैं वो, क्योंकि इसमें एक पार्टी बीजेपी भी है, और बीजेपी की तरफ से आज दो तरह के वर्जन हमारे सामने हैं। जो इनकी तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए हैं कोर्ट में, वीर बहादुर वर्मा, उन्होंने मीडिया में बाइट में कहा कि जजमेंट में पढ़ने के बाद और अपनी टीम से डिस्कशन करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और डिस्क्वालिफिकेशन पर आगे हम क्या करेंगे। लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि संविधान के बजाय सरकार खुद को महत्व दे रही थी। सीपीएस बने विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, और इसके लिए पार्टी संविधान में जो रास्ता दिया गया है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। इन्होंने राजस्व का बोझ सरकार पर करोड़ों रुपए का डाला है, इनसे इसकी वसूली होनी चाहिए, और जो आगे कोर्स है संविधान में दिया हुआ उस पर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बिंदल ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, सरकार के जो कोर्ट का फैसला है उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन जो पैसे और शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है वो संविधान के खिलाफ था, और इसके बारे में आगे भी कार्रवाई जो पार्टी की ओर से बनेगी वो की जाएगी। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट अब आगे है वो गवर्नर के लिए है, और दूसरा ये कि जो आगे मूव कौन करेगा उन्होंने क्या कहा। अब बात करते हैं सरकार का आगे पक्ष क्या है। देखिए राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल अनूप रतन, और उन्होंने इस जजमेंट के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद मीडिया में बाइट भी दी और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने कोर्ट के अंदर पक्ष रखा था, क्योंकि एक तथ्य ये था कि जो ये एक्ट 2006 का बनाया, ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बनाया था विधानसभा के अंदर, और इस एक्ट के तहत ही जो पटिशनर हैं सतपाल सत्ती और सुखराम चौधरी, वो भी खुद सीपीएस रह चुके हैं। लेकिन
कोर्ट ने उन चीज़ों को अपनी जजमेंट में नहीं लिया है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हमने ये तर्क दिया था कि जो असम की जजमेंट है वो हिमाचल में लागू नहीं होगी, क्योंकि वो मैटर डिफरेंट था। हिमाचल में जो नियुक्ति है सीपीएस की वो डिफरेंट तरीके से है और वो कैबिनेट के मंत्री नहीं है, लेकिन उस चीज़ को भी जजमेंट में नहीं लिया गया या कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और इसमें इमीडिएट जो भी रेमेडीज हैं लीगल, उसके तरफ राज्य सरकार आगे बढ़ेगी, ये कहा अनूप रतन ने। और जो सारी एक बात उन्होंने कही कि इस जजमेंट के बाद अब सीपीएस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अदर देन ये एक्ट जो था, इसके अलावा कहीं भी सीपीएस जैसा पद एग्जिस्ट नहीं करता भारतीय संविधान में या कहीं और जो भी प्रोविजन हमारे सामने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे सामने हैं। हाँ, एक बात अनूप रतन ने ये भी कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके मुताबिक गवर्नर को पिटीशन जाती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, और ईसीआई से वो कंसल्ट करने के बाद और एमएलएज को जो सुनवाई है वो सारे एक तरह से ऑप्शन देने के बाद, उनकी सुनवाई, उनको मौका सुनवाई का देने के बाद ईसीआई से वो राय लेते हैं और उसके बाद आगे डिसीजन करते हैं। लेकिन इसी तरह के एक मामले में ईसीआई ने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है और उसकी कॉपी उनके पास मौजूद है, जिसमें ईसीआई ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि हम इसको अभी एंडोर्स नहीं कर रहे, हमने जो उनकी मीडिया बाइट में सुना है मैं आपको वही एज इट इज वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, और इसीलिए उनका यह कहना है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन जो पॉलिटिकल गेम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इससे पहले जो सीपीएस के मामले में हुआ, जो एक मामले में हुआ वो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन थी, दूसरे निर्दलीयों के मामले में हुआ वो डिलेड डिस्क्वालिफिकेशन थी। इसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, अब ऐसा लग रहा है, जजमेंट को देख के प्रतीत हो रहा है कि ये मामला गवर्नर हाउस जाएगा, गवर्नर के हाथ में गेम जाएगी, और उसके बाद ईसीआई तक मामला किस तरह से जाता है, क्या पहले गवर्नर सुनवाई करेंगे या डायरेक्टली राय लेंगे, वो अलग मामला है। लेकिन क्या हम दोबारा उपचुनाव की तरफ को जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब आगामी दिनों में हमें मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री की शिमला वापसी होगी, कैबिनेट की बैठक 16 तारीख को है, और उसके बीच में जो जो चीज़ें अपडेट आएंगी थोड़ी क्लैरिटी इसमें होती जाएगी। भाजपा के नेता भी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी महाराष्ट्र में हैं, ये भी दिल्ली में अपनी टीम के साथ कंसल्ट करेंगे, लीगल टीम के साथ, और फिर यहाँ डिसाइड होगा कि गवर्नर के पास जाना है कि नहीं जाना है, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको प्रेस करना है कि नहीं। और अगर किया और डिस्क्वालिफिकेशन तक बात गई तो 6 सीटों पर फिर से उपचुनाव आ गए। हालांकि उसका राज्य सरकार पर अब भी कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन ये बार बार के उपचुनाव अच्छे नहीं होते किसी भी सेहत के लिए, चाहे स्टेट की चाहे सरकार की। लेकिन फिर भी मामला किस तरफ को जाएगा आने वाले दिनों में ये कोर्स देखना पड़ेगा। लेकिन सीपीएस के मामले में पहले दिन से ही, जिस दिन 8 जनवरी को इनकी ओथ मुख्यमंत्री ने करवाई थी सचिवालय में, तब से ही लग रहा था कि ये नियुक्ति थोड़ा गलत हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए लेट डाउन प्रोसीजर बना रखे थे और उसके बावजूद नियुक्ति हुई। सरकार के भीतर ही कुछ लोगों ने भी एडवाइस किया कि अभी ये मत बनाइए, लेकिन जो एक कैबिनेट बनाने से पहले मुख्यमंत्री जो पॉलिटिकल बैलेंस चाहते थे, उस बैलेंस के तहत ये स्टेप शायद उठाया गया हो। लेकिन अब डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जाएगी, ये तब किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको, अगर जो इस बुलेटिन को मेरे साथ जुड़ते भी हैं, मैंने उस टाइम भी बताया था जब ये बहस हुई थी कोर्ट में, कि कोर्ट में बहस ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तक आ गई थी। ये बात अलग है कि कोर्ट के पास ये पावर नहीं है अभी कि वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दे। इस तरह के मामले में वो गवर्नर से ही, जो गवर्नर के पास ही संवैधानिक शक्तियां लाई करती हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा। इसी पिटीशन का एक पार्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री थे, लेकिन बीजेपी को फिर पता लग गया, बाकी राज्यों में भी था, इनके अपने राज्यों में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद इनको इस केस से उन्होंने ही हटा दिया, मतलब जो अपनी पिटीशन थी उसको अमेंड कर दिया। और बीच में फिर मुख्यमंत्री को बीच में पार्टी बनाया हुआ था, उनको भी इससे हटा दिया, लेकिन सीपीएस नहीं बच पाए। तो आने वाले दिनों में किस तरफ को कोर्स जाएगा, वो आपको ये चीज़ें जैसे जैसे घटनाएं हमारे सामने आएंगी वो बताएंगी कि ये मामला किस तरफ को आगे जाएगा। तो ये आज की प्रमुख घटना थी जिसके बारे में हमने आपके साथ बात की। आपकी कोई अगर और क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में करें, ताकि 16 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उससे पहले एजेंडा को लेकर हम कल से फिर उसी तरह से काम कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।